दोस्तों मेरा नाम हुआ नीतीश राजगुप्ता। मैं अभी फिलहाल आरआरबी टेक्नीशियन में ज्वाइन हूँ। और दोस्तों मैंने आरआरबी टेक्नीशियन को मात्र पहले अटेम्प्ट में मैंने इसको निकाला है। ठीक है, और मैं मुंबई जोन से मतलब फॉर्म फिल किया हुआ था। जिस पोस्ट पर मैं अभी तैनात हूँ इसका कटअप मेरे भाई 87.68 के करीब गया हुआ था। आप समझ सकते हैं कि लगभग 88 नंबर आया है, तब मैं इस पोस्ट पर तैनात हूँ। इसके साथ साथ मेरा असिस्टेंट लोको पायलट में भी रिजल्ट आया हुआ था। और मैं इसका मेडिकल में नहीं गया क्योंकि मुझे एएलपी ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि मैं आगे का कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साथ साथ दोस्तों मैंने आरपीएफ का भी रिजल्ट दिया। तो दोस्तों बात ये उठता है कि मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपने पहले अटेम्प्ट में, ठीक है, कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आप भी रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं और इस प्रकार का आईडी कार्ड को गेन करके आप भी एक अपना परचम लहरा सकते हैं। तो मेरे भाई सवाल ये उठता है, क्योंकि जानते हैं ऐसा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे भाई से बात किया। एक भाई से तो मैंने ऐसे बात किया कि उन्होंने 23 एग्जाम में रिजल्ट दिया था, 23 एग्जाम में, लेकिन एक भी एग्जाम उनका फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। बहुत सारे भाई से मैंने बात किया जिनका टेक्नीशियन में 1 नंबर आधा नंबर से उनका हो नहीं पाया था। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि आप वह कौन सा गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि तैयारी तो सब कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ अलग तरीका, अलग रणनीति अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देख रहे हैं कि रेलवे फॉर्म काफी कम निकाल रही है, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो। देख रहे हैं ना फॉर्म कितना कम निकाल रही है और बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। इसलिए आपको कुछ अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। अब बहुत सारे भाई, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जितना मैं पॉइंट बताता हूं बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, समझिएगा और हो सके तो उसको फॉलो करिएगा। क्योंकि आरआरबी एएलपी का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। देख ही रहे हैं अगला मंथ यानी कि फरवरी में इसका एग्जाम होगा। साथ साथ टेक्नीशियन आपका मेन टारगेट होना चाहिए जिसका एग्जाम मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए मेरा भाई, सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने भी सबसे पहले यही फोकस किया था। मैंने रेलवे का एकदम पहला अटेम्प्ट दिया था और मैंने एग्जाम को निकाला था। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि देखिए मेरे भाई, जब भी मैं एग्जाम के प्रति जब भी मैं फोकस करता हूं ना, तब मेरे माइंड में पूरा का पूरा उसी एग्जाम का रणनीति चलता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कब नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं कब पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, अभी भी देखिए मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूं। इसके साथ साथ मैं 10th को पढ़ाता हूं, 12th को पढ़ाता हूं, भाई लोगों को एक अपना बेस्ट निकाला वहां पे मेंटेन करता हूं। ठीक है, खुद भी पढ़ता हूं। तो ये सब कैसे हो पाता है? क्योंकि मेरे भाई जब आप मेहनत करते हैं ना, तो आपके पास यह कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता हो जाती है कि आपको ऑटोमेटिक माइंड उस लेवल पर काम करने लगता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस एग्जाम को निकालना है ना, पूरा मन में एकदम चलना चाहिए कि मुझे यह एग्जाम निकालना है, मुझे यह एग्जाम क्रैक करना है। जब भी आप सूत रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऑल टू ऑल पॉइंट आपके चलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जिस प्रकार अर्जुन का गोल था मछली का आंख, सेम वैसे ही आपका गोल होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके टेक्नीशियन में 1 सीट प्राप्त करना है। मैं बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मेरे भाई, यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो मेरे भाई फिर आपका आधा नंबर, 1 नंबर से आप छूट जाएगा। बोलिएगा क्या नीतीश भाई आपने बात बताया था। ठीक है, मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट का भी 3 क्राइटेरिया होता है। एक वो होता है जो केवल फॉर्म भर देता है और एग्जाम देने जाता है या नहीं जाता, उसका बात अलग है। एक वो होता है जो केवल पढ़ता है, केवल पढ़ता है, बात को सुनेगा, दूसरा को कमेंट करेगा, निकल जाएगा। तो एक भाई वो होते हैं। और एक भाई वो होता है जो बात को सुनता भी है, बात को फॉलो भी करता है। क्योंकि जानते हैं ना, केवल पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई। लोग पागलों की तरह पढ़ाई कर रहा है। मेरे भाई लोग तो कोई ऐसे भी मेरे दोस्त में है जो लाइब्रेरी में बैठ के 18 घंटा, 15 घंटा, इतना घंटा तक बैठ के पढ़ता है। सुबह जाता है तो रात के 10 बजे तक आता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होने वाला बात है। आपको अलग तरीका सोचना ही पड़ेगा, यही एक उपाय है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट बनाइए कि मुझे यह चीज हासिल करना है, चाहे कैसे भी हासिल करना है। ठीक है, इसके बाद आप उसका सिलेबस देखिए। क्योंकि मैंने भी यही फॉलो किया था कि सिलेबस मैंने देखा कि हाँ भाई, ये 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 25 को मैथ आने वाला है, 25 को रीजनिंग आने वाला है, 40 को साइंस आने वाला है और 10 करेंट अफेयर्स आने वाला है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, मैंने किसी का क्लास अभी तक परचेज नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद 12 तक पढ़ा था, इसलिए मुझे कभी साइंस में दिक्कत हुआ ही नहीं। मैथ रहा तो मेरा मैथ बैकग्राउंड भी रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने 9, 10, 11, 12 पढ़ा हुआ है। फिर भी मुझे मैथ में कहीं के टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर का कंटेंट भरा हुआ है। गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, अभिनय सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर का कंटेंट पड़ा हुआ है। आपको जिसको मन करे आप जाकर देख लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। रीजनिंग केवल प्रैक्टिस का चीज होता है। ठीक है,
तो बस मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथ और रीजनिंग आप सभी लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। जिस सेक्शन में दिक्कत है आप केवल वहां जाके बढ़िया से फोकस करिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन इतना तो सब कर रहा है, आपको क्या यूनिक करना है मेरे भाई, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला ये है कि जब आप मैथ और रीजनिंग पूरा कोर्स पढ़ लिए हैं, जब आपका पूरा कोर्स पढ़ लिया लेकिन आप जानते उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जानते हैं ना, किसी का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई। पूरा का पूरा गेम किसका होता है? पूरा का पूरा गेम होता है रिवीजन का और प्रैक्टिस का, ठीक है। तो जब भी आप मैथ रीजनिंग पढ़ लिए हैं, जाइए और दूगो उसका डेली अब भी प्रैक्टिस सेट लगाना आपको। क्योंकि मैं एक दिन में 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट लगाता था। मैथ का तो एक दिन में 4-4 मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था। एक मैं था और एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। उसका सिलेक्शन भले कुछ नंबर से नहीं हो पाया है, लेकिन मैं दोनों व्यक्ति जो है ना, सुबह में बैठ कर पढ़ते थे, दोपहर में बैठ कर पढ़ते थे और रात के ऊपर बैठ कर पढ़ते थे, ठीक है। क्योंकि दोनों का माइंडसेट एक था, दोनों सेम तरीका से एक सेट मारते थे, देखते थे कि उसका नंबर कितना आया और मेरा नंबर कितना है, दोनों में कंपेयरिंग करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, डेली जितना ज्यादा हो सके PYQ पर फोकस करना। आपको मन करता है तो टेक्स्ट बुक से जाकर मार सकते हैं, मन करता है तो जिसका आप लिए हुए हैं बैच वो भी आपका दिया होगा मॉक टेस्ट मारने के लिए, आप जाकर मार सकते हैं। लेकिन ये सब कोई बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि आपका नंबर कम आएगा तो आप डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप PYQ पर फोकस करिए, क्योंकि उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। ये आपको काम करना है, डेली मॉक टेस्ट मारना है। जिस सेक्शन में नंबर कम आ रहा है आपको जाकर उसका फुल्ली के फुल्ली क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा बात क्या रहा मेरे भाई, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है साइंस, क्योंकि साइंस इज एक गेम चेंजर होने वाला है। साइंस आपको एक यही सब्जेक्ट है जो आपको फाइनल मेरिट तक पहुंचाएगा। लेकिन कैसे होगा साइंस, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। कितने कितने भाई लोग बोलते हैं ना कि हम 40 में से जो है ना 32 कर लेते हैं, 40 में से जो है ना 35 कर लेते हैं। कोई कोई भाई बोलते हैं कि 40 में से मेरा बहुत ही कम सही हो पाता है। तो कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए एक बात तो आप जानते हैं मेरे भाई कि टेक्नीशियन में यदि सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको है ना 90 नंबर में फाइट करना। देखिए 10 नंबर करंट अफेयर्स का है, भले आप बोलते हैं कि कितनों बना लेते हैं लेकिन ये पकड़ाता नहीं। मान लीजिए कि 4 को 5 को पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मेन फोकस करना 90 नंबर पर। पूरा का पूरा फाइट किस पर होगा? इसी 90 नंबर पर होने वाला है, ठीक है। तो आपको 25 नंबर मैथ में एकदम चाहिए ही चाहिए, रीजनिंग में आपको 25 के 25 चाहिए ही चाहिए, यानी कि 50 एकदम बेस में एकदम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, साइंस में 40 नंबर का होने वाला है, और साइंस में कम से कम आपका 38 नंबर 37 नंबर, कोशिश करिए कि 38 प्लस ही लेके जाएं। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, सवाल ये उठता है, ठीक है। 40 में से हम जो है 38 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम 88 प्लस स्कोर कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। तो ये कैसे होगा? देखिए मेरे भाई, तो आप जानते हैं कि साइंस का 3 कैटेगरी है। एक क्वेश्चन पूछता है जो फैक्चुअल बेस हो रहा है, एक हो रहा है जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला हो रहा है, और एक हो रहा है कंसेप्चुअल हो रहा है। आप सभी लोग ग्रुप डी के एग्जाम देंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो साइंस कैसे होगा इसके बारे में सुनिए। देखिए साइंस के लिए आपको पूरे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। यदि साइंस में आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 40 में से 35 प्लस अभी आप आराम से स्कोर कर लीजिएगा, इतना मैं एकदम ग्रांटेड बोलता हूं। लेकिन कैसे होगा, सवाल ये उठता है। देखिए मेरा भाई, साइंस में आपका एनसीईआरटी जैसे कि देख रहे हैं कि ये मेरा खुद किताब है जिसको मैंने खुद रीडिंग किया हुआ था। ये क्लास 9th का है, ये क्लास 10th का है। इसके मैंने हर एक पॉइंट को, मतलब कि देखिए मैं खुद एक टीचर हूं, फिर भी एग्जाम के निकालने से पहले मैंने इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था और सब के पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया। देख सकते हैं पूरे के पूरे पॉइंट को मैंने क्या किया था, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया था जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए सब रंग नहीं देना है, देखा ना, ये पूरा मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि मैं क्या करता था ना, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैंने उसको हाईलाइट कर देता था कि 70 नंबर होने वाला है या 18 नंबर होने वाला है। पूरे के पूरे पॉइंट को मैं लिख देता था, ताकि मैं जब भी किताब रीडिंग करूं तो मुझे एक आइडिया लग सके कि हाँ ये चीज को तेरे को नीतीश छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कर रहा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से देगा तो क्या देगा मुझे ये सोचना है, ताकि एग्जाम में मेरे को टाइम कम लगेगा, गलती कम से कम करेंगे, ये मेरे को फोकस करना है। तो हम दोनों दोस्त बैठ के ना ये गेस करते थे कि कौन क्वेश्चन आ सकता है, कौन क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आपको एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। अब बहुत सारे भाई क्या होंगे, टीचर का कोर्स लिए होंगे, टीचर उनको पढ़ाता होगा, ठीक है। अरे भाई तो ये देखिए टीचर आपको कहाँ से पढ़ा रहा है, क्या वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा है तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा है तो आपको एनसीईआरटी खुद बैठ के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा किताब है जो अपने आप में एक सागर है, क्वेश्चन रंग बिरंग निकल सकता है। तो आपको एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से पढ़ना, कई बार कम से कम एग्जाम तकले में आपको 30 टाइम्स प्लस रिवीजन करना है, 30 बार प्लस। आपके एनसीईआरटी का हर एक रिएक्शन, हर एक पॉइंट आपके एकदम मन में मुजबानी चलना चाहिए,
ताकि जब भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल आएगा, जब भी क्वेश्चन आपका बोले तो स्टेटमेंट वाला आएगा, तो आप सोच करके सही ऑप्शन गेस करके आगे निकल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको मेरा भाई बता रहे हैं। और मेरे भाई एक बात समझिए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो सब डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए मेरा भाई। या आप किसी भी दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, या जिससे आप प्यार करते उससे बातचीत कर रहे हैं, कुछ समय के लिए मेरे भाई आप उस सब चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सब मेरे भाई अभी का जो टाइम है ना, रेलवे बहुत अच्छा से काम कर रहा है। अभी आप एग्जाम नहीं निकालिएगा तो मेरे भाई 2026 आपका पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। 2026 आपका लास्ट मौका है अपने आप को साबित करने का, अपने परिवार को वो खुशी देने का जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रहे हैं और आप पर भरोसा किए हुए हैं। क्योंकि मेरे भाई एक सिलेक्शन आपका होगा ना, जब फाइनल मेरिट लिस्ट नाम आता है ना मेरे भाई, तो वो खुशी का जो पल होता है ना, वो आप खुद बयान नहीं कर सकते। जो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसको आप सोचिएगा कि क्या हो गया। और मेरे भाई विश्वास करिए, यदि आपका एक बार रिजल्ट आएगा ना, तो आपका हर एक बार रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यदि एक बार आदत लगा कि आपका जॉब हो गया, उसके बाद देखिएगा हर एक फील्ड में आप ही का बोलबाला होगा, हर एक फील्ड में आप ही का मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के लिए सब चीज स्किप कर दीजिए। क्या आलोचना हो रहा है, क्या विवेचना हो रहा है, सब कुछ स्किप करिए, साइड करिए। एक रूम में खुद को पैक करिए, जहां आप होंगे, आपका किताब होगा और आपका माइंड सेट होगा। इसके अलावा कुछ नहीं, केवल पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो मैं आपको टाइम टू टाइम आकर के जरूर गाइडेंस करता हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। और मेरे भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना। यदि आप ये गलती करते हैं ना, तो आप कितनों करेंगे ना, फिर भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात को एकदम ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। होता क्या है ना, कि बहुत सारे भाई जब भी एग्जाम देते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलती करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना कम क्वेश्चन गलती कर रहे हैं, इस पर आपको अच्छे से काम करना है। जब आप मैथ बना रहे हैं ना, तब 25 क्वेश्चन मैथ के बनाएंगे, तो 25 में से बिल्कुल 25 सही होना चाहिए। एक गलती हुआ, दो गलती हुआ, कोई बात नहीं, तीन गलती हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। रीजनिंग बना रहे हैं ना, तो इसमें भी देखना है कि कम से कम क्वेश्चन गलत हो। मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होने ही नहीं देना, यानी कि 50 में से देखना है कि हम कितना कम गलती करें। मेरा आज तक एग्जाम में रिकॉर्ड रहा है कि मैक्सिमम मैंने 6-7 गलती किया। एनटीपीसी एग्जाम मैंने दिया था, तो वहां मेरा कुछ ज्यादा गलती हो जा रहा था, 10 गो 12 गो। लेकिन टेक्नीशियन हो या एएलपी हो, मेरा 6 से ज्यादा गलती हुआ ही नहीं। चाहे टेक्नीशियन का हो चाहे एएलपी का हो, मैं गलती ज्यादा करता ही नहीं हूँ, ठीक है। एएलपी सीबीटी में मेरा मात्र 3 गलती हुआ था, सोच सकते हैं। इतना तगड़ा लेवल का प्रैक्टिस आपको करना है। साइंस भी पढ़ना है तो इतना कम गलती करना जिसका कोई जवाब नहीं, तो आपको इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो ऑप्शन आप टिक करें ना, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ टिक करना है, छोड़ना नहीं है। तो इस पर कम करना है, क्योंकि बहुत सारे भाई का ना 0.5 नंबर से समथिंग समथिंग नंबर से छूटते हैं ना, वो यहीं पर मार खाते हैं। तो आपको यही गलती नहीं करना। तो ये कैसे होगा? ये केवल प्रैक्टिस के ऊपर होगा। सोचिएगा कि हमें कम से कम 9 से कम ही गलती करना, 9 से ऊपर गलती करना ही नहीं। इस पर आपको स्पेशली फोकस करना होगा, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हाँ, ये गलती आपको नहीं करना। कुछ समय मेरे भाई बचा हुआ है, बहुत ही प्यार से बता रहे हैं। अपने आप को पूरा त्याग दीजिए, पूरा झोंक दीजिए, एकदम तगड़ा लेवल का प्रयास करिए, ताकि आपका सिलेक्शन 2026 में एकदम बेटर तरीके से हो पाए, ठीक है मेरे भाई। फिर भी कोई समस्या होगा, दिक्कत होगा, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, ठीक है। अब होता कहने के बहुत सारे भाई उस नंबर पे कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे भाई को उस नंबर मैसेज आता है, ठीक है, और वो हैंडल करता है रोहन। अब बताइए वो किसका किसका रिप्लाई देगा, ठीक है। इसी का आंसर वो रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जिन भाई को बहुत ज़्यादा समस्या होता है उनसे हम डायरेक्ट बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है मेरे भाई। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।